हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है और आज मैं आपको चैप्टर 3 दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 इंडियन इकोनॉमी से कराने जा रही हूँ। आज हम 4th पार्ट पढ़ेंगे। होपफुली तीनों पार्ट जो मैंने पहले समझाए थे आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा। और मैंने आपको जैसे कि बताया था चैप्टर नंबर 1 में क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने किस तरह से इंडिया पे कब्जा कर लिया था। चैप्टर नंबर 2 में 1950 से 1990 में हमने पढ़ा था इंडस्ट्री जब सेटअप हुई, जब ब्रिटिशर्स चले गए थे हमारे इंडिया से, उसके बाद इंडस्ट्री सेटअप होनी स्टार्ट हुई कि तो उसके अंदर क्या क्या कमी रह गई थी 1950 से 1990 में, वो हम पढ़ेंगे। क्या चेंजेस आए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में, आपको मैंने और वीडियोज में भी बताया है जो हमने शुरू के 3 पार्ट पढ़े हैं। आज 4th पार्ट में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है एन अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। अप्रेजल का मतलब क्या चीज होता है बेटा? एलपीजी पॉलिसीज दैट इज लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस होने के कारण क्या क्या चेंजेस हमारी इकोनॉमी के अंदर आए हैं, क्या फायदा हुआ है हमारी इकोनॉमी को एलपीजी पॉलिसीज आने से। तो आज हम पढ़ेंगे अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छी से पढ़िएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और चैनल को जिन्होंने नए हैं जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए और एंड तक वीडियो को देखने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एन अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज टॉपिक। अब देखिए ये क्या होता है, दिस पॉलिसी इज रिलेटेड टू लिबरलाइजेशन। ये पॉलिसी रिलेटेड है बेटा लिबरलाइजेशन से, प्राइवेटाइजेशन से दैट इज पी, लिबरलाइजेशन दैट इज एल एंड ग्लोबलाइजेशन दैट इज जी। एन अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज शोज एन अप्रेजल ऑफ एनईपी दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये बोल रहे हैं अगर एलपीजी पॉलिसीज में चेंजेस आए ना बेटा, तो दैट मींस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी, जो चैप्टर का नेम है, वो भी अप्रेज हुई है। फिर देखिए क्या चीज है, और एन अप्रेजल ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड सिंस 1991। अप्रेजल ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी हमारी इकोनॉमी में चेंजेस आने के कारण जो एलपीजी पॉलिसीज है, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में भी चेंज हुआ सिंस 1991। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेरिट और डीमेरिट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये बेटा याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, आप एग्जाम में इसको फुल फॉर्म ही लिख देना, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पे एनईपी लिख दिया है, आप पूरा ही लिख देना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। चलिए फिर पढ़ते हैं आगे बेटा। अब है मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। अब मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसीज में क्या है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। एलपीजी पॉलिसीज के मेरिट क्या है? वाइब्रेंट इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी हैज डेफिनेटली बिकम अ मोर वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट इकोनॉमी का मतलब क्या चीज है? जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज होना, अब बहुत सारी चीजों में चेंजेस आना। तो ये बात बोल रहे हैं इंडियन इकोनॉमी डेफिनेटली हमारी मोर वाइब्रेंट इकोनॉमी बन गई है। ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड अप एज इंडिकेटेड बाय जीडीपी ग्रोथ। ये बात बोल रहे हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज इतने सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। बहुत सारे लोगों की वांट्स, नीड्स एंड वांट्स अब फुलफिल हो पा रही है। गुड्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्री के थ्रू बहुत ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, तो एलपीजी पॉलिसीज के कारण ही इकोनॉमिक एक्टिविटी में ओवरऑल चेंज हुआ, इंक्रीज हुई है, प्रोडक्शन बढ़ गया है, जिसके कारण हमारी जीडीपी क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज लोग परचेज करेंगे तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, जिससे हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी क्या चीज होगा, जीडीपी भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। देखिए बेटा, फिस्कल डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है गवर्नमेंट रेवेन्यू से। ठीक है बेटा, इट इज अ सिचुएशन जहां पे गवर्नमेंट, डेफिसिट का मतलब होता है कमी किसी चीज की, एक साल के अंदर जहां पे सरकार के खर्चे तो ज्यादा हैं और पैसा इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू से कम मिल रहा है, तो उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तो चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट में क्या हुआ, मेरिट्स देखिए। मैनेज फिस्कल डेफिसिट हैज बीन अ सीरियस थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी। वो बोल रहे हैं फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करना सबसे सीरियस थ्रेट था प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि क्या चीज होगा, जब गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में या और चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में। तो बोल रहे हैं फ्रॉम एज हाई एज 8.5% ऑफ जीडीपी हैज बीन ब्रॉट डाउन टू, कितना हो गया है, 3.5% ऑफ जीडीपी। ठीक है, कितना हो गया है बेटे, फ्रॉम एज हाई एज 8.5% ऑफ जीडीपी हैज बीन ब्रॉट डाउन टू अराउंड 3.5% ऑफ जीडीपी हो गया है। ठीक है, तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि ये एक सीरियस थ्रेट है इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट में, जिसने कहीं ना कहीं क्या कर दिया था,
एज हाई एज जीडीपी को ब्रॉड डाउन कितना कम कर दिया था, 3.5% ऑफ जीडीपी। अब नेक्स्ट है आपका चेक ऑन इन्फ्लेशन। चेक ऑन इन्फ्लेशन में क्या है, देखिए ध्यान से, इन्फ्लेशन क्या होता है, राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, महंगाई जिसको बोलते हैं, ड्यू टू ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। अब ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होने लगे हमारी इकोनॉमी में, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज बीन क्या हो गया, लोअर्ड। रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम कर दिया गया इन द ईयर 2011 से 12, 2011 टू 12 टू 2013 टू 14 इट वाज 6 to 9%, 6 से 9% पर एनम था। अब फॉर ईयर 2012 से 22 तक इन्फ्लेशन विल मूव इन अ रेंज ऑफ, देखिए बेटा कितना कम हो गया, 4.1 से लेके 4.4% पर एनम हो गया है। ये सब किसकी वजह से हुआ, एलपीजी पॉलिसीज जो इंट्रोड्यूस हुई हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो ये बात बोल रहे पहले इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, 6 से 9% पर एनम था, अब 2012 से 22 के अंदर इन्फ्लेशन की रेंज कितनी हो गई, 4.1% से लेके 4.4% पर एनम हो गई। ठीक है, ऑल थैंक्स टू एलपीजी पॉलिसीज। ठीक है, और इसका सेकंड पॉइंट था तो चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट, जो मैंने आपको समझाया। अब फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करना बहुत मुश्किल था पहले के टाइम में, क्योंकि एक बहुत बड़ा थ्रेट था ये इन्वेस्टमेंट के लिए इंडियन इकोनॉमी के अंदर। फ्रॉम एज हाई एज 8.5 ऑफ जीडीपी, ये इसने कितना कम कर दिया था, 3.5% ऑफ जीडीपी। तो अब इस एलपीजी पॉलिसीज के थ्रू ही इसको भी मैनेज अच्छे से करा जा रहा है। नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट है फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या चीज है बेटा, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। फॉरेन इन्वेस्टर हमारी इंडिया के अंदर भी इन्वेस्टमेंट बहुत इजीली कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। ठीक है, अब क्या चीज हो गया, हम फॉरेन कंट्री के अंदर भी इजीली इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, और मेन पर्पस क्या है, जीडीपी ग्रोथ करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ज्यादा अच्छे होना, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना अपनी कंट्री को। तो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज टेकन अ जंप आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। अब देखिए प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैंने बताया है, ठीक है, अब अपनी कंट्री में भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कंट्री वाले करने लग गए हैं बिकॉज ऑफ द एडॉप्शन ऑफ व्हाट, एलपीजी पॉलिसीज। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट private foreign investment is often accompanied with innovative technique of production। अब जितना भी बेटा ध्यान से सुनिए, प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो किस चीज के साथ है, इनोवेटिव टेक्निक, एक अच्छी से अच्छी टेक्निक के साथ प्रोडक्शन करा जा रहा है, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं, लोगों को अब अच्छे से अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा जा रहा है, जिससे जीडीपी ग्रोथ होगी और प्रॉफिट भी ज्यादा से ज्यादा होगा। क्योंकि अगर फॉरेन कंट्री वाले हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडस्ट्रीज वगैरह बनाएंगे, तो इससे क्या होगा, टेक्निक भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि बाहर की कंट्री से हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट इनोवेटिव टेक्निक ही करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी एक्सेट्रा। तो इसीलिए अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बनाएंगे, क्योंकि उनकी इनोवेटिव टेक्निक काफी अच्छी है एज कंपेयर टू इंडिया। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। अब ध्यान से सुन लीजिए, इंडिया को इन्होंने क्या करा, एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर के साथ बताया है, ड्यू टू दी एलपीजी पॉलिसीज एंड दी कांस्टेंट राइज इन दी ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कांस्टेंट राइज किसमें हुआ, ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा जो बन रहे हैं, दैट इंडिया इज नाउ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज इमर्जिंग। जो हमारा इंडिया बन रहा है धीरे धीरे इकोनॉमिक पावर, अब हमारे वर्ल्ड के अंदर काफी अच्छी आने लग गई। क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गई, ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगे, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होने लग गए। तो अब इंडिया को इन्होंने क्या कहा है, एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। अब हमारे इंडिया के पास भी, हमारी इकोनॉमी के पास भी पावर है, जिसके अंदर क्या चीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं। ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने से क्या चीज हो रहा है, इंडिया को रिकॉग्नाइज करा गया कि अब इंडिया भी बन रहा है, क्या चीज, इमर्जिंग का मतलब बन रहा है क्या, इकोनॉमिक पावर इन दी वर्ल्ड। अब इकोनॉमिक पावर का मतलब है इंडिया के पास भी पावर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कंज्यूमर अथॉरिटी। कंज्यूमर पावर हैज एक्सपेंडेड ओवर टाइम। कैसे भाई, दिस इज द इविडेंट होता है प्रूफ फ्रॉम द फैक्ट दैट अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द डाइवर्स ग्लोबल मार्केट आर नाउ विद इन द इजी रीच ऑफ द बायर। अब बेटा ये बोल रहे हैं कंज्यूमर्स के पास भी अथॉरिटी राइट है, और राइट किस चीज का है, वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करा जा रहा है, जिसके अंदर से कंज्यूमर चॉइस कर सकता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज उसको पसंद है वो उसको बाय कर सकता है एट द ग्लोबल मार्केट। तो बोल रहे हैं कंज्यूमर के पास पावर है एज एक्सपेंडेड ओवर टाइम। दिस इज एविडेंट प्रूफ है फ्रॉम द फैक्ट कि लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम द डाइवर्स, अलग अलग ग्लोबल मार्केट के अंदर। ठीक है,
आर नाउ विद इन दी इजी रीच ऑफ द बायर। ऑनलाइन भी क्या मंगा सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। तो कंज्यूमर के पास अब फुल्ली अथॉरिटी है ऑल ओवर द डाइवर्स अलग अलग ग्लोबल मार्केट के अंदर परचेज और सेल कर सकता है। चलिए नेक्स्ट है स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। LPG policies have worked as a great stimulant to the industrial production। LPG policies ने बहुत अच्छे से वर्क करा as a great stimulant to the industrial प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेंट मतलब हेल्प करा किस चीज में, इंडियन इकोनॉमी को और अच्छा बनाने के लिए। इट इज ड्यू टू दिस पॉलिसी दैट IT इंडस्ट्री यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन इंडिया हैज अचीव ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन बिकॉज ऑफ द LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी के कारण ही हमारी IT इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से काम कर रही है इंडिया के अंदर, और ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन इसने क्या करा है, हमारे को ग्लोबली रिकॉग्नाइज करवाया है बिकॉज ऑफ द LPG पॉलिसी। जो कौन सी इंडस्ट्री है, IT इंडस्ट्री। अब इंडिया की IT इंडस्ट्री बहुत अच्छी मानी जाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको बोला जाता है, ठीक है। इन इंडिया हैज अचीव्ड ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट चलिए, अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। पहले मोनोपोली मार्केट में क्या था कि अगर फॉर एग्जांपल ये पेन बन रहा है तो एक ही पेन है, लोग इसी को बाय कर रहे थे, इसका प्राइस हाई होगा, कुछ भी होगा तो भी इसको बाय कर रहे थे। लेकिन अब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनने के कारण अब क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव मार्केट। देखिए, लॉन्च ऑफ LPG पॉलिसीज हैज कॉज्ड अ important shift in the structure of the Indian market. For example, a couple of decades back, ठीक है बेटा, a couple of decades back, product like car, AC and refrigerators were the monopoly market of selected brand। ये बात बोल रहे हैं couple of decades, बहुत पहले के टाइम, पहले decades होता है 10 साल का एक, तो ये बात बोल रहे 10 years का। couple of decades back, product like car हो गया बेटा, AC हो गया, refrigerator हो गया, वो monopoly market थी of selected brand। कुछ सिलेक्टेड ब्रांड में ये सारे प्रोडक्ट आते थे। नाउ अ वैरायटी ऑफ दीज प्रोडक्ट आर अवेलेबल एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। अब तो देखिए आज का टाइम ऐसा है, लॉट्स ऑफ ब्रांड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, तो नाउ अ वैरायटी ऑफ दीज प्रोडक्ट, अब AC हो गया, कार हो गया, सभी के घर में है बेटा, तो नाउ अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आर अवेलेबल एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। अब तो कॉम्पिटिशन है, एक ने AC बनाया है, दूसरे ने भी AC बनाया, वीडियोकॉन हो गया, सैमसंग हो गया, इतनी सारी कंपनीज है। अब तो क्या चीज है, मार्केट के अंदर कंज्यूमर खुद चॉइस कर सकता है कौन सा उसको प्रोडक्ट या कौन सा ब्रांड उसको खरीदना है। लेकिन कपल ऑफ डिकेड्स बैक ये प्रोडक्ट जैसे हो गए, कार हो गया, AC हो गया, रेफ्रिजरेटर, ये मोनोपोली मार्केट ही, अब तो सब कॉम्पिटिटिव प्राइस पे मार्केट के अंदर ये वाले प्रोडक्ट अवेलेबल है और कंज्यूमर इजिली इसको बाय कर सकता है। नेक्स्ट है आपका डीमेरिट्स। अब डीमेरिट्स देखिए बेटा, LPG पॉलिसीज के मेरिट्स थे तो डीमेरिट्स भी थे। निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। अब गुड्स एंड सर्विसेज तो इंडस्ट्रीज का बेटा बहुत अच्छा बन रहा था, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को तो निग्लेक्ट ही कर दिया गया था। तो बोल रहे द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज निग्लेक्टेड द एग्रीकल्चर सेक्टर एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में ज्यादा वर्क हो रहा था और निग्लेक्ट किसको कर दिया था, एग्रीकल्चर सेक्टर को। इंडस्ट्री में ज्यादा काम हो रहा था, ट्रेड बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा था, सर्विस सेक्टर में भी काफी अच्छा हो रहा था, बिकॉज ऑफ विच इंडिया विटनेसिंग अ गल्फ। गल्फ का मतलब होता है बेटा डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन इकोनॉमिक। रूरल यानी गांव के इलाके में रहने वाले लोग, अर्बन सिटी में रहने वालों के बीच में एक गल्फ, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया था। ये विटनेस, ये प्रूफ है, इट शोज द स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी। अब एग्रीकल्चर की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो रूरल एरिया पे तो लोग ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थे। तो इसके अंदर ये क्या चीज हुआ, इसका रीजन डिमेरिट ये हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस होने थे, सारे लोग जो अर्बन एरिया में थे वो इंडस्ट्री की तरफ वर्क करने लग गए, सर्विस सेक्टर में वर्क करने लग गए, और इससे क्या हुआ, रूरल एरिया के अंदर जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट पे आइए, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। अब कंज्यूमरिज्म में क्या हुआ, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज एनकरेज अ डेंजरस ट्रेंड ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म में क्या चीज होता है, बाय एनकरेजिंग किस चीज के लिए, प्रोडक्शन ऑफ लग्जरियस एंड आइटम्स ऑफ सुपीरियर कंजप्शन। अब बेटा एक चीज देखिए, जैसे जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है, अब इंडस्ट्रीज बहुत सारी अच्छी सी बनने लग गई, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, डिफरेंट ब्रांड के प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा होने लग गए, तो इसने कहीं ना कहीं कंज्यूमरिज्म ज्यादा बढ़ा दिया है। उसका मतलब क्या हो गया, एनकरेज करना ऐसे प्रोडक्ट जो कि लग्जरी है एंड आइटम्स ऑफ सुपीरियर कंजप्शन। सुपीरियर कंजप्शन क्या हुई, ये कहीं ना कहीं डीमेरिट है। जो रिच पीपल हैं वो तो लग्जरी प्रोडक्ट बाय कर लेंगे, अब क्या हो गया, इंडस्ट्री बनाने ही लग गई लग्जरी प्रोडक्ट, पुअर के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, तो जिससे अंदर क्या हो गया, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो गई, वो एनकरेज किस सेंस में हुई, प्रोडक्शन ऑफ लग्जरियस एंड आइटम्स ऑफ सुपीरियर कंजप्शन, जो लोग सुपीरियर क्वालिटीज ऑफ गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, और पुअर पीपल का क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा डाउनफॉल इस चीज में।
नेक्स्ट है लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिकॉर्डेड अ स्लो डाउन ड्यू टू द चीपर इंपोर्टेड गुड्स. इंडस्ट्रियल ग्रोथ ने क्या रिकॉर्ड करा? स्लो डाउन ड्यू टू द चीपर इंपोर्टेड गुड्स, क्योंकि जो इंपोर्ट गुड्स कर रहे हैं वो क्या है, एज कंपेयर टू हमारी कंट्री से सस्ते हैं. एग्जांपल, चीपर चाइनीज गुड्स गिव्स अ बिग थ्रेट टू द इंडियन मैन्युफैक्चरर. अब देखिए, जो सस्ता चाइनीज गुड्स है, ठीक है, चीपर मतलब क्या चीज है, एज कंपेयर टू आर कंट्री, सस्ता सामान जो है, गुड्स एंड सर्विसेज है, इसने एक बहुत ज्यादा थ्रेट दे दिया इंडियन मैन्युफैक्चरर जो इंडियन गुड्स बना रहे हैं. एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ड्यू टू द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट. अब इंडिया के लोगों के पास इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है ही नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा चीपर चाइनीज गुड्स जो बनकर आ रहे थे उसने ज्यादा से ज्यादा थ्रेट किसको दे दिया, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को. ये भी क्या है, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ एलपीजी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस होने के बाद भी कहीं ना कहीं क्या थी, कम थी, क्योंकि इंपोर्ट जो हम करवा रहे थे गुड्स वो सस्ते थे और एक्सपोर्ट जो करवा रहे थे वो हमारी कंट्री के ज्यादा महंगे थे एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज. ठीक है, चलिए नेक्स्ट डीमेरिट है आपका अनबैलेंस्ड ग्रोथ. ग्रोथ हैज बीन कंसंट्रेटेड ओनली इन सम सिलेक्टेड एरियाज, जैसे सर्विस सेक्टर हो गया, सच एज टेलीकम्युनिकेशन, आईटी हो गया, फाइनेंस हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, ट्रेवल, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज एक्सेट्रा, विच प्रोवाइड लाइवलीहुड टू द मिलियंस पीपल ऑफ द कंट्री. देखिए, अनबैलेंस ग्रोथ का मतलब क्या चीज है, एग्रीकल्चर की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, तो ग्रोथ जो कंसंट्रेट करी गई वो सम सिलेक्टेड एरियाज में ही करी गई, जैसे सर्विस सेक्टर में, सच एज टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसी की तरफ ध्यान दिया गया. सर्विस सेक्टर की तरफ ये बोल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा ये वाले सेक्टर जो है उसने ग्रोथ करी एज कंपेयर टू अदर सेक्टर. मैंने जैसे अभी डीमेरिट में बताया, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी क्या था, इंपोर्ट गुड्स ज्यादा सस्ते से एज कंपेयर हमारी कंट्री से. जितना भी हम करवा रहे थे हमारी कंट्री के गुड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था. और जब नेक्स्ट आया अनबैलेंस ग्रोथ, तो ग्रोथ कुछ सेक्टर में हुई, जैसे सर्विस सेक्टर में, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, आईटी हो गया, फाइनेंस हो गया, ट्रेवल और हॉस्पिटैलिटी हो गया, ठीक है, जो प्रोवाइड क्या कर रहे थे, लाइवलीहुड टू द मिलियंस पीपल ऑफ द कंट्री. अदर सेक्टर कहीं ना कहीं डाउन था. ये डीमेरिट है एलपीजी पॉलिसीज का. देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपका इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी. अब इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी क्या थी, द टैक्स रिडक्शन इन द रिफॉर्म पीरियड. इसका मतलब क्या हुआ बेटा, रिफॉर्म पीरियड दैट इज 1991 के अंदर टैक्स को रिड्यूस कर दिया गया. क्यों कर दिया गया? पहले के टाइम में बेटा टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन क्या चीज होता है बेटा, इसकी प्रॉब्लम को कब सॉल्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, पहले के टाइम में जब लोगों पे टैक्स लगते थे ना, वो पे नहीं करते थे. एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लोग टैक्स पे नहीं करते थे, लेकिन 1991 की पॉलिसी के अंदर टैक्स को रिड्यूस कर दिया गया ताकि लोग उसको पे करें और गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा लार्जर रेवेन्यू यानी प्रॉफिट अर्न कर सके, जिससे वो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सके. लेकिन बट इट डिड नॉट रिजल्ट इन द इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. पर ये वर्क नहीं करा कि जब टैक्स रेट भी कम कर दिया गया, इट डज नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा नहीं बढ़ा. आगे देखिए बेटा, अब है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ये टॉपिक हमारा नया है. अब बेटे मैं आपको लेकिन एक बात जरूर से बोलूंगी, अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसी काफी अच्छे से पढ़ना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है, पूरा अच्छे से आपको इसको करना है. 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है. ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से करना. अगर इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत आपको लगे तो आप मेरे से पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि अगर कहीं भी किसी पॉइंट में दिक्कत हो. नेक्स्ट टॉपिक आपका है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. जस्ट अ रीड टॉपिक है, इसको रीड कर लेना. ठीक है बेटा, प्रायर टू डब्ल्यूटीओ, बहुत ध्यान से सुनना, प्रायर यानी पहले, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसका नाम क्या है, GATT, गेट. अब आपको GATT की फुल फॉर्म पढ़ के रखनी है. अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करेंगे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ को गेट बोलते हैं. ठीक है, प्रायर यानी WTO से पहले गेट वॉज इस्टेब्लिश्ड एज ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ये ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबली ट्रेड मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही थी. कब? याद रखिएगा 1948 विद 23 कंट्रीज. कितनी कंट्रीज के साथ? 23 कंट्रीज के साथ. प्रायर टू WTO यानी जब तक WTO नहीं बना था उससे पहले गेट काम कर रही थी, जो क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ वॉज एस्टैब्लिश्ड एज ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल और ओवर द वर्ल्ड ट्रेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. 1948 में बनाई गई थी और ये वर्क कर रही थी 23 कंट्रीज के साथ. गेट वॉज सेटअप टू एडमिनिस्टर ऑल मल्टीलेटरल ट्रेड. गेट को सेटअप करा गया था ताकि वो देखरेख, एडमिनिस्टर किसका वर्क देखरेख करे, ऑल मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट,
मल्टीलेटरल, मल्टी मतलब मैनी, ट्रेड मतलब बिजनेस, एग्रीमेंट, बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ये प्रोवाइड कर रहा था इक्वल अपॉर्चुनिटीज ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, टू ऑल द कंट्रीज, कहां पर, इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है बेटा। WTO वॉज फाउंडेड, अब इसके बाद जब WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, वो कब बना, 1995, जरूर से 1 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना, 1995 में, एज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू द गेट। सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए थी बेटा, गेट के लिए। गेट की फुल फॉर्म जरूर से बोलिएगा वीडियो को पॉज करके भी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड और टैरिफ। कब बना था, 1948 में। उसके बाद WTO कब बना, 1995 के अंदर, एज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टू द गेट। अब चलिए, द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट, ये क्या काम कर रहा था, कवर्स ट्रेड यानी बिजनेस इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। WTO एग्रीमेंट कर रहा था जिसमें कवर कर रहा था बिजनेस इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, ताकि टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस ताकि कर सके WTO की हेल्प के साथ, एग्रीमेंट के साथ। एट प्रेजेंट देयर आर, बहुत ध्यान से सुन लेना, WTO के कितने मेंबर हैं, 164 मेंबर्स हैं, कंट्रीज ऑफ WTO, एंड ऑल द मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क बाय, जितने भी मेंबर WTO के साथ वर्क कर रहे हैं, याद रखिएगा WTO के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें क्या हुआ था, ये कवर कर रहा था बिजनेस गुड्स में और सर्विसेज में, इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए। एट प्रेजेंट देयर आर 164 मेंबर्स कंट्री ऑफ WTO एंड ऑल द मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क बाय, जितने भी मेंबर वर्क कर रहे हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन में काम करेंगे। पॉलिसीज फ्रेम्ड अंडर WTO रूल्स, जो भी पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग बनाए। इंडिया हैज केप्ट इट कमिटमेंट, अब इंडिया ने कमिटमेंट बनाया है विच इज मेड टू द WTO। इंडिया हैज टेकन वेरियस स्टेप्स टू लिबरलाइज, दैट मींस फ्री कर देना, ट्रेड बाय रिमूविंग व्हाट, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। क्वांटिटेटिव का मतलब है क्वांटिटी से रिस्ट्रिक्शन हटा दीजिए, बाय रिमूविंग क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, कितना मर्जी भी क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए और कितना मर्जी क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन किस पे से हटा दे, इंपोर्ट्स पे से। एंड रिड्यूसिंग WTO से, ध्यान से सुनिए, इंडिया हैज केप्ट इट कमिटमेंट एंड मेड टू द WTO। इंडिया हैज टेकन वेरियस स्टेप, इंडिया ने बहुत सारे स्टेप लिए ताकि वो फ्री ट्रेड लिबरलाइज कर सके, बाय रिमूविंग क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट पे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हटा सके, एंड रिड्यूसिंग टैरिफ रेट्स, और क्या रिड्यूस कर दे, टैरिफ यानी बेटा टैक्सेस, टैक्सेस रेट क्या कर सके, कम कर सके। आई होप आपको बहुत अच्छे से WTO समझ आ रहा हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेजर फंक्शन ऑफ WTO। फंक्शन ऑफ WTO क्या है, टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज। इसका मेन एम, फोकस क्या था, मेन फंक्शन क्या था, कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, बिजनेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए। सेकंड, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ, इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया के साथ ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है, थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ, टैक्सेस हटा दिया जाए, एंड नॉन टैक्स बैरियर, नॉन टैक्स बैरियर्स का मतलब होता है हिंड्रेंस, जो रुकावटें करे अदर देन टैक्सेस। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, ठीक है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट रखे, प्रोडक्शन करे, टू एंश्योर ऑप्टिमम यानी प्रॉपर यूटिलाइजेशन का मतलब है यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज का सही तरह से यूज करें। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका डिफाइन करना। डिफाइन किस चीज का, बायलैटरल ट्रेड, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डिफरेंस एग्जाम में आ जाता है, बोर्ड एग्जाम में चाहे 1 मार्क्स का आ जाए, ठीक है, चाहे 2 मार्क्स का आ जाए, लेकिन याद रखिएगा अगर आपसे एक डेफिनेशन भी पूछ ली या ऑप्शन में आ गया तो भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। बायलैटरल ट्रेड, बाय मतलब ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज इज कॉल्ड बायलैटरल ट्रेड। अगर ट्रेड बिजनेस 2 कंट्रियों के बीच हो रहा है, बायलैटरल ट्रेड। मल्टीलैटरल ट्रेड, ट्रेड यानी बिजनेस बिटवीन मोर देन 2 कंट्रीज, 2 से ज्यादा कंट्री के बीच में ट्रेड होगा, वो क्या कहलाया जाएगा, मल्टीलैटरल ट्रेड। आई होप आपको दोनों का डिफरेंस पता चलेगा, अच्छे से समझ अभी आ गया होगा आपको, ठीक है। अब आपको पता चल गया ना कि दोनों का डिफरेंस क्या चीज है। तो बायलैटरल ट्रेड, ट्रेड का मतलब बिजनेस, बाय मतलब 2 कंट्रीज के बीच में बिजनेस, मल्टीलैटरल ट्रेड जो बिजनेस करा जाए मोर देन 2 कंट्रीज, दैट इज नोन एज मल्टीलैटरल ट्रेड। मल्टी का मतलब होता है मैनी। अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपका है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जो मैंने आपको अप्रेजल ऑफ LPG बताया है, जिसके अंदर हमने एक LPG से पॉलिसी से क्या क्या चेंजेस लेकर आए हैं,
हम हमारी इकोनॉमी के अंदर उसके मेरिट्स डीमेरिट्स हो गए, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। WTO जस्ट अ रीड टॉपिक है, लेकिन जरूर से करके चले जाएगा। हो सकता है किसी बच्चे ने ये प्रैक्टिकल के अंदर टॉपिक भी लिया हो, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, अच्छे से चैप्टर को पढ़ना, बहुत अच्छे से फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर भी मैं जल्दी से जल्दी लेकर के आऊंगी, और एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से पढ़ाई करना। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।